सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो गज़ल है। गज़ल के हम अगले जो इसके 5 जो शेर हैं, उसमें रचित 5 शेर हैं, उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पूरी कविता को मैंने 3 वीडियो में विभाजित किया था। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके जो रुबाइयाँ हैं उनके बारे में, उनका भावार्थ के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने जो गज़ल का जो पहला वीडियो था, उसके जो पहले वीडियो में मैंने आपको इसके जो पहले 5 शेर हैं उनके भावार्थ, उनके शब्दार्थ, उनके जो काव्य और भाव सौंदर्य के बारे में बताया था। बच्चों, हमने पहले वीडियो में रुबाइयों में कभी जो शायर फिराक गोरखपुरी, उनके जीवन के बारे में, साहित्यिक रचनाओं के बारे में, सम्मान के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, उनकी भाषा शैली, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और पिछले वीडियो में हमने इनकी जो गज़ल है, गज़ल के बारे में पढ़ लिया था कि गज़ल में कवि ने जो है क्या कहने का प्रयास किया है। कवि स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उनके जो गज़लें हैं उनमें मशहूर शायर मीर की गज़लों का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। तो बच्चों, हम अब शुरुआत करते हैं इसके जो अगली जो 5 शेर हैं उनके बारे में पढ़ने का। तो इसका जो शेर, छठा शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। बच्चों, यहाँ कवि ने प्रेम की जो पीड़ा है उस पीड़ा को सहन करने के लिए, उस प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि जो प्रेम करने का जो कवि का जो तरीका है, उस तरीके के अंतर्गत वह प्रेम की जो पीड़ा है उस पीड़ा को स्वयं ही सहन कर रहा है। वो कहते हैं तेरे गम का पासे अदब है। गम मीन्स दुख। कवि का प्रेम असफल है, वो वियोग में है, अपनी प्रेमिका के समीप नहीं है। तो कवि कहते हैं तेरे गम का, तेरे ना मिल पाने का, तेरे समीप होने का जो गम है, दुख है, पासे अदब है। वो कवि कहते हैं उस गम का, उस जो वेदना है, उस पीड़ा का वो लिहाज करता है, सम्मान करता है। पासे अदब मतलब सम्मान करना या लिहाज करना। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, और उसे दुनिया के बारे में भी उसको सोचना है कि कैसे, कि अगर वो उस अपनी प्रेमिका का जो जुदा होने से जो दर्द है, उस दर्द को दुनिया के समक्ष रखेगा तो दुनिया उसको और उसकी प्रेमिका को बदनाम करेगी। तो इसलिए क्या करता है कभी, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले रहे हैं। तो उस प्रेम की पीड़ा को कभी दुनिया के समक्ष, लोगों के समक्ष व्यक्त करना नहीं चाहता। अगर वो व्यक्त करेगा तो उसमें स्वयं की और उसकी प्रेमिका दोनों की बदनामी होने का उसे भय है। इसलिए कभी उस प्रेम की वेदना में स्वयं ही तड़प रहा है, स्वयं ही उस प्रेम को जो वेदना है उसको सहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह दुनिया के डर से उस डर को स्वयं ही सहन कर रहा है। उसे लगता है कि अगर दुनिया के सामने उसको वो रखेगा, दुनिया उसके प्रेम को बदनाम करेगी, इसलिए वह दुनिया के सामने उस प्रेम को प्रकट करने से बचता है। तो बच्चों, प्रेम भी यही है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है तुम दुनिया को हम जताएं। तो यहाँ कवि ने यही कि जताने से अच्छा है कि मैं उस पीड़ा को स्वयं ही सहन कर लूँ। कवि ने प्रेम के कारण विरह जो भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई है, प्रेम से, अपनी प्रेमिका से जुदा है वो, उसका प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके में शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद गज़ल है। रस इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस है। तो बच्चों, इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से हम इसके भाव और काव्य सौंदर्य हैं उसके प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। बच्चों, अगला शेर है इसका, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। बच्चों, कवि ने यहाँ प्रेम की भावना का, प्रेम का जो प्रेम के प्रति समर्पण है उसका कवि ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार जो शिक्षा है, शिक्षा को आप जितना खर्च करोगे उतना ही आपको प्राप्त होती है। तो कवि यहाँ कहता है कि प्रेम में आप जितना डूबोगे, जितना अपने प्रेम के प्रति समर्पण रखोगे, तभी आपको उतना ही प्रेम प्राप्त हो सकता है। प्रेम में हम जितना स्वयं को खो देते हैं तो प्रेम हमको उतना ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है।
कहते हैं प्रेम चाहे आप ईश्वर से करो चाहे किसी इंसान से कहो, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समर्पण और उसमें मर मिट जाना और खो जाना अत्यधिक आवश्यक है। तो कवि यही कहता है, फितरत का कायम है तवाजुन आल में हुस्न इश्क में भी, कि हुस्न और इश्क अर्थात जो प्रेम है, इश्क और प्रेम का जो सुंदरता का संसार है, इस संसार में जो उसका जो संतुलन है, उस संतुलन का स्वभाव बना हुआ है। फितरत मतलब स्वभाव, तवाजुन, तवाजुन मतलब जो बैलेंस है वो बना हुआ है। क्या है बैलेंस? कि उसको उतना ही पाते हैं कि हम आलम हुस्न और इश्क में हम प्रेम को उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं, जितना हम उस प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, डूब जाएंगे अपने आप को, जितना आप मर मिटा देंगे उस प्रेम में, उतना ही हमको उस प्रेम की अत्यधिक प्राप्ति होती है। तो ये उसका संतुलन है, बैलेंस है। आप मान लीजिए कि ये उसको प्राप्त करने का एक शास्त्र है, एक तरीका है। तो कवि ने इस तरीके को दुनिया के समक्ष रखा है कि उसने स्वयं इस तरीके को अपनाया है। तो यही कह रहा है कि ये प्रेम और सुंदरता के संसार का संतुलन बना हुआ है। कैसा है कि प्रेम को उतना ही पा सकते हैं जितना उसमें हम खोते हैं। तो यहाँ कवि ये भी कहते हैं कि प्रेम को पाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, हमको संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है। बच्चों, हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ जो कबीर ने भी इस प्रकार के जो पद लिखे हैं, जिसमें इस फिराक गोरखपुरी की जो इस शेर है, इसका भाव की समानता है, भाव साम्य है। कबीर ने लिखा है, जिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। कि प्रेम के सागर में तो डूबना पड़ता है, तब जाकर के हमको प्रेम रूपी मोती प्राप्त होता है, और मैं किनारे बैठ कर को प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश में हूँ तो नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए आप पूरी तरह उसमें डूब जाइए। खोकर पाना, कि कोई चीज़ हम खो रहे हैं फिर भी पा रहे हैं, तो विरोध वाली स्थिति, तो विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, और छंद गज़ल छंद है। बच्चों, हम बात करें इसके अगले शेर की। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। बच्चों, कवि कहता है कि आपको जो मेरे शेर दिखाई पड़ते हैं, ये जो शेरों की रचना है, इस शेरों की जो सुंदरता है उस पर अब मत जाइए, लेकिन आप ये सोचने का प्रयास कीजिए कि ये जो शेर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, ये शेर इनकी रचना किस प्रकार हुई, इसका आधार क्या है। तो कवि इस आधार के बारे में दुनिया को बताता है। वो कहता है, आबो ताब अशआर न पूछो, कि जो मेरे जो शेरों की आबो ताब है, भाव है, अशआर चमक दमक है, जो दुनिया को अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इसके बारे में आप बात मत कीजिए। अर्थात मेरे शेरों पे आप फिदा होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम भी समझदार हो, तुम भी समझ सकते हो। क्या? ये जगमग बैंतों की दमक है। बैंत बोलते हैं शेर, जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी आपके सामने, कि जो मैं कविता लिख रहा हूँ, शेर लिख रहा हूँ, ये शेरों की चमक नहीं है। ये शेर चमकदार उतने आपको दिख रहे हैं, वो ऐसे कैसे हैं? या हम मोती रोले हैं, या सिर्फ ये शेरों की चमक है, या मेरे ये शेर जो बने हैं मेरे जो आंसुओं के का परिणाम है। अर्थात कवि कहता है कि जो शेरों के माध्यम से कवि ने अपनी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जो भोगा है, उस पीड़ा को भोगने के कारण ही ये कवि के सुंदर सुंदर शेर बन पड़े हैं। कवि ने जो अपने जीवन में दर्द महसूस किया है, उस दर्द को अपने शेरों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं कि शेरों की चमक दमक पे मत जाइए, बल्कि आप ये देख लीजिए शेरों का जो निर्माण हुआ है, वो उसके सीने में जो दर्द है, वो दर्द उस शेरों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की। कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है कि कविता का निर्माण कहाँ से हुआ मेरे का, कि मैंने विरह वेदना को भोगा, अपनी प्रेमिका से दूर रहा हूँ, और उस प्रेमिका के दूर रहने के कारण जो दुख दर्द हुआ है, वो उस दुख दर्द को ही कवि ने अपने शेरों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसी प्रकार की भावना जो मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय जो कविता थी, हमने शुरुआती कविता उसमें है,
मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि ने यही बात तो है कि जो मैंने अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त किया और तुम इसे सुंदर कविता का नाम तुमने दे दिया, उसकी तुमने प्रशंसा की, लेकिन तुमने इसके जो कविता के पीछे वाली जो भावना है उसको आपने नहीं पहचाना। मोती रोले जो है जो पंक्ति है वो विरह को व्यक्त करती है कि कवि के आंसुओं के माध्यम से कवि ने ये कविता का निर्माण किया है। आंखें रखना मतलब समझदार होना, ध्यान रखना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की जो शब्दावली थोड़ी कठिन है, इसमें आबो ताब में जो अंत्यानुप्रास अलंकार है, बो ब और ब शब्दों का जो वर्ण है उनकी पुनरावृत्ति हुई है। श्रृंगार रस है लेकिन वियोग श्रृंगार है, और छंद गजल है। बच्चों हम बात करें इसके अगले शेर की। ऐसे में तू याद आए हैं, ऐसे में तू याद आए हैं, अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। कवि प्रेम में डूबा हुआ है और उस प्रेम की जो वेदना है, वियोग है, उस वियोग में कवि हर स्थान पर अपने प्रेम और अपनी प्रेमिका और अपने प्रियजनों को याद करता है। तो कवि कहता है ऐसे में तू याद आए हैं कि मुझे आप अपने प्रियजन की और प्रेमिका की बहुत याद आई है। और कैसे आई है? अंजुमने में रिंदों को, जैसे अंजुमने में बोलते हैं जो शराब की महफिल होती है, उस महफिल में रिंद बोलते हैं शराबियों को। जिस प्रकार शराब की महफिल में लोगों को शराब की तलब होती है, इच्छा होती है, शराब की याद आती है, उसी प्रकार कवि को अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। दूसरा उसने उदाहरण दिया है, रात गए गर्दों पे फरिश्ते। रात होने पर गर्दू मीन्स आसमान में, फरिश्ते मीन्स देवदूत, जो देवता हैं, बाबे गुनह जग खोले हैं, लोगों के पापों का हिसाब कर रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं। और तो वहाँ सब कुछ याद कर रहे हैं वो कि लोगों ने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। तो उसी प्रकार कवि को जो एकांत अवस्था में अपने प्रेमिका की जो याद आ रही है, उसी प्रकार जिस प्रकार शराबी को शराब के महफिल में शराब की याद आती है और फरिश्तों को लोगों के पापों की याद आ रही है। तो कवि ने इसमें अपनी जो प्रेमिका है और प्रियजन, उनकी यादों का वर्णन बहुत सुंदरता के साथ में और उदाहरणों के साथ में किया है। कि जो उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं कि शराब की महफिल में शराब का याद आना और देवताओं को ऊपर आकाश में लोगों के पापों का हिसाब किताब रखना। बच्चों हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की। विरहावस्था, अपनी प्रेमिका प्रियजनों से दूर होने की अवस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। अंजुमने मय, रिंदों, गर्दों, फरिश्ते, बाबे गुना आदि जो ये शब्द हैं वो फारसी भाषा के शब्द हैं, उनका प्रयोग है। छंद गज़ल है और काव्य गुण इसमें माधुर्य है, जहाँ मधुरता का संचार हो रहा है। और श्रृंगार कौन सा है इसमें? वियोग श्रृंगार रस इसमें है। जो रस है वो श्रृंगार रस है और वियोग अवस्था हमको इसमें दर्शा रहा है। बच्चों हम बात करें इसके अब इस कविता के अंतिम शेर की। सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। कवि इस शेर के माध्यम से वो अपनी जो खुद की शायरी है, उस शायरी पर लोग मुग्ध होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कभी उस प्रशंसा के बारे में, लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। सदके फिराक, सदके मीन्स कुर्बान हो जाना, वारी जाना, कि लोग जो फिराक गोरखपुरी है उसकी जो एजाज सुखन है, एजाज सुखन मतलब जो उसका बेहतरीन शेर हैं, कविताएं हैं, वो उन कविताओं की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि आपने इतने सुंदर शेरों की रचना, इतने भावपूर्ण शेरों की रचना किस प्रकार की है। आपके शेर बहुत प्रभावी हैं और बहुत भावपूर्ण भी हैं। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो कवि कहते हैं कि उसकी जो गज़लें हैं, उसके जो शेर हैं, उस शेर में वो मशहूर शायर मीर हैं, उनकी जो है उसका प्रभाव नज़र आता है। तो कवि कहता है कि मेरे गज़लों के हर पर्दे में, हर स्टेप में, हर शब्द में, हर चरण में, हर पंक्ति में मशहूर गायक, मशहूर जो शायर हैं मीर का प्रभाव नज़र आ रहा है।
तो कवि ने इस शायरी के माध्यम से अपनी शायरी की जो प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं और जो उन पर मुग्ध होते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और वो कहते हैं कि मैं मशहूर शायर मीर से बहुत प्रभावित रहा हूँ, उससे प्रेरणा प्राप्त की है, इसीलिए मैंने मेरी जो शायरी में और उनकी शायरी में बहुत समानता दिखाई पड़ती है। और इससे ये भी मालूम चलता है कि जिस प्रकार फिराक की शायरी उत्कृष्ट है, आउटस्टैंडिंग है, उसी प्रकार मीर की शायरी भी आउटस्टैंडिंग है। बच्चों, हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की। कवि अपने शेरों की प्रशंसा खुद करता है। उर्दू शब्दावली है, छंद गज़ल है, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, और गेयता है, ये पद हैं गाए जा सकने वाले पद हैं। बच्चों, हम बात करें इसके अंतिम जो 5 शेर, इनसे हम प्रश्नों के बारे में बात करें। कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को बदनाम करना नहीं चाहता। अगर वो चुपके चुपके नहीं रोएगा, अपनी विरह वेदना को किसी और के साथ साझा करेगा, तो लोग उस साझा करने की प्रक्रिया में उसकी प्रेमिका को बदनाम कर सकते हैं। इसलिए वो खुद ही अपनी वेदना को सहन कर रहा है। खुद को खोने का मतलब क्या है? खुद के खोने का मतलब है अपने प्रेम के प्रति संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट डिवोशन, उसमें डूब जाना। यहाँ हम मोती रोले हैं का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जो शेरों में जो चमक है, प्रभाव है, जो रस है, वो प्रभाव जो उसका जो निर्माण हुआ है, कवि ने उस निर्माण को जो किया है वो अपने प्रेम की पीड़ा है, उसमें जो उन्होंने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं की परिणति है, उनका परिणाम ही उसके जो ये उत्कृष्ट शेर हैं। अंजुमने में रिंदों को कवि इस प्रकार कहता है इस बात से कि उसे अपनी प्रेमिका की याद उसी प्रकार आती है जिस प्रकार किसी शराब की महफिल में बैठे शराबी को शराब पीने की तलब होती है, इच्छा होती है, याद आती है, उसी प्रकार उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है। फिराक की शायरी किससे प्रभावित है? फिराक की शायरी है मशहूर शायर मीर, उनसे प्रभावित है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको अंतिम 5 शेर, उनका शब्दार्थ, भावार्थ, काव्य भाव सौंदर्य और जो इसके प्रश्न हैं वो समझ में बताए हैं, वो समझ में आए होंगे। इस पूरी कविता को मैंने 3 भागों में 3 वीडियो में बताया है, तो उम्मीद है आपको इन 3 वीडियो के माध्यम से पूरी कविता है जो है फिराक गोरखपुरी की, रुबाइयाँ को 1 वीडियो के माध्यम से और गज़ल को 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताया, समझ में आई होगी। बच्चों, ये वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को आप लिखकर बताना। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।